हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एक मॉक टेस्ट रहेगा। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मॉक टेस्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक रफ कॉपी लेनी है जिसमें कि आप आंसर्स लिखेंगे और लास्ट पे अपने आंसर्स को आप चेक करेंगे या फिर पॉज करके आप अपने आंसर्स को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस। First question. The stage of cognitive development according to Piaget in which a child displays object permanence is पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण जिसमें एक बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है उसे क्या कहा जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जिस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो कौन सा स्टेज है, आपको यहाँ बताना है। सो आप अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं, पॉज करके सोच सकते हैं, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेंसरी मोटर स्टेज। दोस्तों, जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 ईयर्स तक का होता है। इसमें जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि जो वस्तु है उसके स्थायित्व को समझ जाता है कि वस्तु जो है वो एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि वस्तु को हटा देने से वो कहीं गायब हो जाती है, वो इस चीज़ का उसको समझ आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडीनेस फॉर लर्निंग रिफर्स टू, सीखने के लिए तत्परता संदर्भित करता है। रेडीनेस ऑफ लर्निंग इनमें से किस चीज़ को रिफर करता है, हमें वो बताना है। ए, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिनम। बी, सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग। सी, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस। डी, जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। सो सोचिए और इसके आंसर आप लिखिए। सो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिनम। देखिए, रेडीनेस फॉर लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चा जब रेडी है चीज़ों को लर्न करने के लिए, ठीक है, उसे सीखने के लिए जब वो रेडी है तभी हम उसे कुछ सिखा सकते हैं। तो इसका मतलब उसका जो कॉग्निटिव लेवल है, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल है, वो कहीं ना कहीं जो रेडीनेस फॉर लर्निंग से रिलेट करती है, रिलेटेड होती है। मतलब कॉग्निटिव मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आती है तभी वो लर्निंग के लिए रेडी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, आगमन विधि में इंडक्टिव मेथड जो होता है वो किस तरीके से वो स्टार्ट होता है या उसका प्रोसेस क्या है वो आपको बताना है। नोन टू अननोन, हैवी मटेरियल्स टू लाइट वंस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बोथ ए एंड सी। मतलब ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। नोन टू अननोन भी होता है और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी होता है। सी, नोन टू अननोन में मतलब जैसा कि हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, मतलब उदाहरण देते हैं बच्चों को पहले, उसके बाद हम उसका रूल्स बताते हैं या फिर कंक्लूजन देते हैं। उसी तरीके से सिंपल चीज़ें मतलब उदाहरण से बच्चों को समझाया गया, उसके बाद हम उनको रूल से कंक्लूजन समझाते हैं। तो ये दोनों ही आंसर इसके करेक्ट होंगे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा बी, बोथ ए एंड सी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं और हर तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। लगभग हर एक यू कैन से चैप्टर से रिलेटेड है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर रिब्यूक्स अ स्टूडेंट फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन विच द टीचर कंसिडर्स एज सिली। ऑब्जर्विंग दिस द अदर स्टूडेंट्स बिकेम रिलक्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस। दिस सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक शिक्षक एक छात्र को एक सवाल पूछने के लिए फटकारता है जिसे शिक्षक मूर्खतापूर्ण मानता था। इसे देखते हुए अन्य छात्र प्रश्न से हिचकते हैं। यह स्थिति इसका एक उदाहरण है। अब आपको बताना है कि ये जो स्थिति है जिसमें कि किसी एक बच्चे को किसी एक टीचर ने क्वेश्चन पूछने के लिए डांटा और दूसरे बच्चे उस चीज़ को देख के डर गए और उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन करना बंद कर दिया। तो ये जो स्थिति है इनमें से कौन सी है? फैसिलिटिंग इफेक्ट, विकैरियस पनिशमेंट, क्लासरूम एथिक्स या फिर सेल्फ रेनफोर्समेंट। आप अपने आंसर को लिख सकते हैं पॉज करके। सो आइए अब जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर होता है विकैरियस पनिशमेंट।
विकैरियस पनिशमेंट का मतलब क्या है? देखिए इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें कि एक टीचर प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, है ना, उसने अप्रत्यक्ष रूप से एक बच्चे को डांटा है और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे बच्चे जो हैं वो डर गए हैं। किसी एक बच्चे को डांटा गया है और बाकी बच्चों को डरा दिया गया है ना। सो व्हेन वी लर्न इनडायरेक्टली, मतलब आप पर जब अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है तो उसे कहा जाता है विकैरियस पनिशमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय। सामाजिक परिपक्वता सबसे अच्छा वर्णन है। सोशल मैच्योरिटी का आपको इसमें बताना है कि किस चीज़ को, कौन सा जो इसमें से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो देखिए, एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अ हाई लेवल और पर्सनल एडजस्टमेंट, अ हाई डिग्री ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड्स एंड पर्पसेस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर। अब आप इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। सो इसमें से दोस्तों सबसे अच्छी विशेषता हमें ये डी बताता है, डी देता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्पस हैं वो सोशल होने चाहिए, समाज के लिए होने चाहिए, समाज के हित के लिए होने चाहिए। आपके जितने भी नीड्स और पर्पस हैं वो सब कुछ सोसाइटी के लिए होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को भी अफेक्ट करना चाहिए, उसकी हेल्प होनी चाहिए उसमें। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपकी सोशल मैच्योरिटी होती है, आप जो भी सोचेंगे वो सोसाइटी को लेके सोचेंगे, उसके साथ सोचेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे और उसमें से आपको ऑप्शंस हैं कि उनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सो एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं और कोई एक स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है, तो उसका हमें यहाँ पे पता लगाना है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड सेज अ बर्ड, What does this suggest about the child thinking? एक बच्चा खिड़की से कौवा को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे की सोच के बारे में क्या पता चलता है? A. The child has previously stored memories. B. The child has developed the concept of a bird. C. The child has developed some tools of language to communicate her experience. तो आपको बताना है इन तीनों में से जो स्टेटमेंट है तीनों, इनमें से कौन से करेक्ट हैं। A, B एंड C तीनों करेक्ट है, ओनली बी या फिर A एंड B और B एंड C, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है बताइए। सो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर एक बच्चा किसी पक्षी को देख के एक पक्षी बोलता है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ प्रीवियस मेमोरीज स्टोर्ड है, उसने कहीं ना कहीं उस पक्षी को देखा है और जानता है कि हाँ ये क्या है, एक पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो बच्चा है अगर वो पक्षी को जान गया है, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट उसको डेवलप हो गया है कि इस टाइप की जो विंग्स होते हैं, उस उड़ता है तो वो क्या होता है, एक बर्ड होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बच्चे को एक बर्ड बोलना आ गया है, इसका मतलब वो कम्युनिकेट कर सकता है, बता सकता है अपने लैंग्वेज में कि ये चीज़ क्या है। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट होंगे। सो आंसर हमारा हो जाएगा A। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th, which one of the following is not a characteristics of gifted children? So जो gifted children होते हैं उनमें से इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा उपहार बच्चों की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रन की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, आप जल्दी से देख लें। ध्यान रखना है, हमें नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है C। देखिए, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो एकदम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, है ना, उनकी हाई डिग्री जनरल मेंटल एबिलिटी होती है। तो यहाँ देखिए हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस एकदम करेक्ट है, उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत हाई होती है, सेल्फ इफिकेसी भी उनकी बहुत हाई होती है। हाई वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, बिलो एवरेज तो रॉन्ग हो जाता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इनसाइटफुली, तो ये भी करेक्ट है, उस प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर पाते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा, मीन्स नॉट वाला जो आंसर होगा वो होगा बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ आपको बताना है कि अगर कोई एक बच्चा है किसी फैशन शो को देख के उसी तरीके से करता है, अनुकरण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी सिमुलेशन, सेकेंडरी सिमुलेशन, सोशल लर्निंग या जनरलाइजेशन? अपना आंसर को आप मार्क करें, लिख लें।
और आइए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर होगा सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्यों? क्योंकि जो हमारे फैशन शोज़ हैं, जो फैशन करते हैं, उनका जो है वो हमारे सोसाइटी के एक पार्ट है, और हम अगर सोसाइटी को देख के कुछ सीख रहे हैं, उन्हें अनुकरण कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? सोशल लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, जो मॉडल्स हैं वो भी हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। Which one is not the maxim of teaching from the following? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है। इसका दोस्तों मैंने वीडियो बहुत अच्छा एक बनाया है, और उसमें मैंने सारे मैक्सिम्स को बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन करके समझाया है, आप उसे देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप उस वीडियो से अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव मेथड। देखिए, जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग है वो ये सारे हैं। इनडेफिनिट से डेफिनिट की ओर जाना, मतलब कि अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना। सीन से अनसीन की ओर जाना मीन्स दृश्य से अदृश्य की ओर जाना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सरल से कठिन की ओर जाना। और निगमन से आगमन की जो विधि है वो मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है, वो मेथड्स ऑफ टीचिंग है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following psychologist is associated with language development? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है या संबंधित है? बिनेट, पाव्लोव, चॉम्स्की और मैस्लो। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है चॉम्स्की है। आप जानते ही होंगे कि चॉम्स्की ने एलएडी थ्योरी दी है, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया है कि बच्चे किस तरीके से लैंग्वेज को सीखते हैं, भाषा का यू कैन से लर्निंग करते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा चॉम्स्की। करेक्ट आंसर इज चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको खुद करना है, वो बस मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और मुझे उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सो क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, और मैं इसीलिए इसका आंसर यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी ताकि आप ये हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसे प्रॉपरली पढ़ें और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप बताएं। सो यहाँ पे इस हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? इसमें आपको बताना है कि जो जोड़े बनाए गए हैं उनमें से कौन सा जोड़ा करेक्ट है। सो आप देख लीजिए, जो स्पेशियल है वो थेरेपिस्ट होता है, या इंट्रापर्सनल जो होता है वो एक सेल्स पर्सन हो सकता है, इंटेलिजेंस, या लिंग्विस्टिक एक स्कल्पचर की इंटेलिजेंस है, या बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है वो एक किसी एथलीट की इंटेलिजेंस हो सकती है। इसका आंसर आप बताएंगे, आप मुझे लिख के देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया, सच में पसंद आया, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और लास्ट में बस यही कहूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।